एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम कुछ आर्टिकल्स अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ेंगे। जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स न्यूज़ में बन रखे थे उनको हम कवर अप करेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी भी शुरू कर दिया है, तो मिक्सर रखेंगे। मतलब ओवरऑल आप जिन्होंने भी 2025 का एग्ज़ाम देना है, कोई सा भी वो यूपीएससी एग्ज़ाम है या आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आर्टिकल। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिशियन कंडीशन को लेके। तो आपने एक राजस्थान का न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा होगा कि एकदम से वहाँ पे वाटर गश आउट कर गया था। तो राजस्थान जो कि पूरा रेगिस्तान वाला रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वहाँ पे कहाँ से इतना पानी आया। तो बाद में पता चला, जो जितने भी आपके जियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने बताया कि ये कंडीशन आर्टिशियन कंडीशन थी। पर ये आर्टिशियन कंडीशन होती क्या है? इतना सारा पानी निकलता है, रेतीला पानी निकलता है, और सारे एरियाज जो भी थे यहाँ पे अलॉन्ग विद द मशीन वो सारी इसके अंदर सबमर्ज कर जाती है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो, इसके लिए आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं। क्या क्या हैं वो? एक तो रॉक्स आपकी कन्फाइंड होनी चाहिए। कन्फाइंड मतलब एक रॉक यहाँ पे है कुछ इस तरह से, एक रॉक ये है आपके पास, कन्फाइंड है, बिल्कुल पैक्ड है। अब इसको बंद कर दो। अब जब भी नॉर्मल तरीके से ड्रिलिंग करी जाती है वो तो हम ऊपर के हिस्सों में करते हैं, पर कई बार डेप्थ तक हम जो है ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। पर कई बार क्या होता है, जब यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कन्फाइंड रॉक आपने याद रखना है। ये वाला पोर्शन हमारा पानी से भर रखा है, इसके नीचे भी फर्दर रॉक्स हैं। ये रॉक्स बिल्कुल पैक्ड हैं, इसके अंदर आपको पानी की लेयर मिल जाएगी। दूसरा, ये रॉक्स होती हैं इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब है यहाँ से आप पानी को बाहर नहीं निकाल सकते। पानी का मतलब जो नेचुरल तरीके से पत्थर हैं, इसके अंदर पोर्स नहीं है, ऐसे छेद नहीं है जिसकी हेल्प से ये पानी बाहर जा सके। तो मतलब पानी कैसे होगा यहाँ पे? अंडर हाई प्रेशर। और नेचर के अंदर एक नेचुरल सी चीज़ है कि जो भी चीज़ हाई प्रेशर पे होती है वो लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो जैसे आपने यहाँ पे छेद डाला, ये सारा का सारा पानी ऊपर को निकल के आता है और गश आउट कर जाता है। तो कन्फाइंड रॉक्स होंगी, इम्पर्मिएबल होंगी, और पानी के स्टेज में होगा हाई प्रेशर की कंडीशन में। अब ये जो आर्टिशियन कंडीशन है ये आप जनरली कहाँ पे सुनते हो? ऑस्ट्रेलिया के सिनारियो में। अब देखो, डिपेंड करता है पानी का लेवल कितना है नीचे। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो आर्टिशियन कंडीशन वाला है, जिसको ग्रेट आर्टिशियन बेसिन भी कहते हैं, वहाँ पे तो ये पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में था। जितना भी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, बीच का हिस्सा ज़्यादा तो आप रेगिस्तान वाला देखते हो, पॉपुलेशन इनकी साइड पे ज़्यादा है। ठीक है, मैप वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो यहाँ पे पानी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे वाटर की जो यूटिलिटी है वो इसी आर्टिशियन से कंप्लीट कर ले रहे हैं। पर राजस्थान के केस में पानी बहुत कम था, तो यहाँ पे वो एज अ रिसोर्स यूज़ नहीं करा जा सकता। तो कन्फाइंड एक्यूफर्स होते हैं, हाई प्रेशर में वाटर होता है और ट्रैप्ड होता है अंदर। ठीक है, इम्पर्मिएबल लेयर्स के अंदर। नेचुरल वाटर सप्लाई मिल जाएगी यहाँ से, जियोथर्मल पोटेंशियल होता है, और हम तो चाह ही रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज अपने को मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो उसके भी चांसेस हैं। जैसे आइसलैंड के अंदर अगर देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिशियन जियोथर्मल रिसोर्सेज भी हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से यूज़ करे जाते हैं। बाकी ये 3 फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए अभी, जो कंडीशन आर्टिशियन कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। फिर क्या हुआ, जब ये आर्टिशियन कंडीशन हुई तो एक रिवर न्यूज़ में बन जाती है जिसका नाम है सरस्वती रिवर। अब देखो, आपने 3 रिवर सुनी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों मिले प्रयाग। पर ये तीनों में से एक जो रिवर है वो आपकी विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, ये तो प्रयाग में मिल गई तीनों रिवर्स, पर एक रिवर आपकी विलुप्त हो जाती है, उसका नाम है सरस्वती रिवर। अब कईयों का मानना था कि जब ये वाटर गश आउट हुआ ना राजस्थान के अंदर ये वाला, तो यहाँ पे कहीं ऐसे अजम्पशन लगाने लगे कि मे बी जो सरस्वती रिवर है वो दोबारा से रिवाइव कर चुकी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट ने एक रीज़न बता दिया कि ये आर्टिशियन कंडीशन होती है। अब सरस्वती रिवर के बारे में आपको वेदास के अंदर मेंशन मिलता है, ऋग्वेदा में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल जाता है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितनी भी ये सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट हुई, वहाँ पे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था वाटर का। इवन हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सिनारियो में आप सुनोगे कि उन्होंने सरस्वती रिवर का रिवाइवल प्लान भी शुरू कर रखा है। तो मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स बनते रहते हैं सरस्वती रिवर से। तो इसके बारे में बात करते हैं अब। सरस्वती रिवर कौन कौन सी स्टेट से ये पास करता है? थोड़ा सा चंक जो है इसका हिमाचल से निकलता है हरियाणा की ओर, देन राजस्थान, गुजरात, और थोड़े से आपको ट्रेसेस बद्रीनाथ, उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ में कौन सा एक्यूरेट पॉइंट माना जाता है जहाँ से सरस्वती रिवर इमर्ज करती है? तो कपाल तीर्थ, जो कि हिमालयस के अंदर लोकेटेड है नियर कैलाश।
मानसरोवर के जस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। मानसरोवर यहाँ पे लिपू लेक से जाते हो ना आप, लिपू लेक कहाँ पे मिलता है आपको, एक पास है लिपू, माणा नीति लिपू, तीनों ही उत्तराखंड के अंदर हैं। और इसके ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ पे मानसरोवर है विच इज़ लोकेटेड इन तिब्बत वाला पोर्शन, विच अब तिब्बत की जगह पे चाइना ही बोलना पड़ता है बिकॉज उन्होंने इलीगल तरीके से उसको एनेक्स कर लिया था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज़ अबाउट इंडिया की कोस्ट लाइन। आपको पता है इंडिया जो है एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज तीन साइड्स में पानी प्रेजेंट है। जैसे कि बिल्कुल साउथ में अगर जाओगे तो यहाँ पे इंडियन ओशन मिल जाएगा, ईस्ट में आओगे बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, वेस्ट में जाओगे अरेबियन सी मिल जाएगा। तो ये जो कोस्ट लाइन है इसको दोबारा से रिकैलकुलेट करा गया कि कितनी है। और अचंभे की बात ये है कि पहले जहाँ पे ये 7,516 किलोमीटर थी, अब ये हो चुकी है 11,098 किलोमीटर। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात वाली स्टेट, बंगाल स्टेट और गोवा, यहाँ पे शोर लाइन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। वहीं पे अगर बात करें पुडुचेरी की, यहाँ पे आपको मिल जाएगी पुडुचेरी की जो शोर लाइन है वो डिक्रीज़ हुई है 10.4%। पर ऐसा कैसे हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मेजरमेंट के पैरामीटर्स थे। अब पहले के टाइम पे जब सर्वे करा गया था कि कितने किलोमीटर्स की ये कोस्ट होगी, जब अपने पास 7516 किलोमीटर आई थी तो उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। इस बार हर एक चीज़ को नोट किया गया है, यानी कि जो हमारी एस्चुरीज होती हैं, एस्चुरी कब बनती हैं, जैसे ये देखो, इसको थोड़ा सा इमेजिन करके चलो, यहाँ पे इंडिया की लोकेशन में आप देखते हो एक तरफ तो अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। जब भी फ्रेश वाटर वाली रिवर्स आपकी फ्लो करके अरेबियन सी में आती हैं तो यहाँ पे कोई सेडिमेंट नहीं लेके आते, ये कोई डिपॉजिट नहीं लेके आ रहे अपने साथ। पर वहीं पे अगर ऑपोजिट केस आप देखते हो, कौन सी साइड पे, 1 सेकेंड, हाँ, वही केस अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ देखते हो, जैसे यहाँ से गंगा आ रही है, इस तरफ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, तो ये बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ कैरी करके लेके आते हैं, क्योंकि हाइट से आ रहे हैं, माउंटेनियस एरिया से आ रहे हैं, तो सेडिमेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे सारे डिपॉजिट कर जाते हैं। जैसे डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा बनता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, नाम है उसका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो डिपॉजिट लेके आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम डेल्टा बोल देते हैं। पर वहीं पे जब सेडिमेंट नहीं आते पर फ्रेश वाटर किस में मिल रहा है, आके सी वाटर के अंदर मिल रहा है, खारे पानी के अंदर मिल रहा है, तो उसको हम एस्चुरी बोल देते हैं। तो इस बार जितनी भी एस्चुरीज बनती हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, उन शोर लाइंस को भी कैलकुलेट किया गया और उसी के बेसिस पे हमें पता चला कि जो गुजरात है और बंगाल है, गोवा है, यहाँ पे जो शोर लाइन है वो इंक्रीज़ हुई है, जबकि पुडुचेरी के जितने भी पार्ट्स हैं, कराईकल वाला रीजन, यानम वाला रीजन और आपकी माहे वाला एरिया, ये सारे जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। कितना परसेंट, 10.4%। कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन थी एक टाइम पे। और कितना डिक्रीज़ आपको मिलेगा, तो 4.9 किलोमीटर का डिक्रीज़ मिलेगा। पर वहीं पे बाकी जगह हमने देखा इंक्रीज़ हुआ है। तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसकी रिवाइज लेंथ मिलेगी 1068 किलोमीटर और आंध्र की जो है वो 1053 किलोमीटर थी। तो पहले आंध्र की ज़्यादा थी तमिलनाडु से, पर अब जब तमिलनाडु को दोबारा से कैलकुलेट किया गया तो 1068 किलोमीटर तमिलनाडु की मिली है। वहीं पे पुडुचेरी की कितनी श्रिंक हुई है, तो 4.9 किलोमीटर। ठीक है, रीजंस क्या क्या हैं, तो जो अडेप्ट किए गए हैं मेथड्स। किसने ये रिकैलकुलेशन प्रोग्राम चलाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। किसने गाइड किया, तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो प्रॉपर यहाँ पे शिप्स का यूज़ करा गया, छोटे छोटे याक्ट्स का यूज़ करा गया, ताकि उन एरियाज़ में भी जाया जा सके जहाँ पे पानी का लेवल कम होता है और बड़े शिप्स अंदर नहीं जा सकते, तो उन एरियाज़ के ऊपर भी फोकस किया गया। तो पहले 7516 किलोमीटर थी, ये मेजरमेंट करी गई थी आपके 1970 के आसपास, और जो अभी वाली कैलकुलेशन है तो 11098 किलोमीटर आई है, जो कि डेटा लिया गया है 2023 से 24 का। तो अराउंड 48% इंक्रीज़ आया है पूरे के पूरे में। और क्या क्या चेंजेस हुए इस बार, बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स। पहले स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करा गया था, पर इस बार के टाइम पे जितनी भी हमारी बेस बनती हैं, खाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, इनलेट्स जहाँ पे भी होते हैं, स्ट्रीम्स जहाँ पे भी होती हैं, उन सबको भी कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे जो कोस्ट लाइन है वो डिफरेंट हुई। अब जैसे थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, गुजरात का तो बिल्कुल ही डबल हो गया है इस बार डिस्टेंस। पहले 1214 किलोमीटर कोस्ट लाइन थी, पर इस बार अब देखोगे आप तो 2340 किलोमीटर आ जाएगी। और इसके साथ साथ लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन आपको इंडिया के अंदर अब मिलेगी वो किसकी है, अगेन गुजरात की ही है।
ठीक है, पहले भी गुजरात की ही थी सबसे ज़्यादा और अभी भी। वो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बोला, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कंपैरिजन था कि पहले आंध्र की ज़्यादा हुआ करती थी तमिलनाडु से, पर रिवाइज करने पे हमें 1068 किलोमीटर तमिलनाडु की मिल जाती है। देन कमिंग टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की 157 किलोमीटर थी जहाँ पर पहले, अब ये 721 किलोमीटर हो चुकी है। तो सीधा 357% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। वहीं पे तमिलनाडु की देखोगे तो 1068 किलोमीटर अब आ चुकी है और आंध्र प्रदेश से ज़्यादा है। पहले उनकी कितनी है, तो उनकी 1053 किलोमीटर है। पर यूनिकली बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पुडुचेरी की जो कोस्ट लाइन है वो डिक्रीज़ हुई है। कितनी, तो 4.9 किलोमीटर डिक्रीज़ हुई है, 10.4% रिडक्शन हुआ है। केरला के अंदर स्मॉलेस्ट इंक्रीज़ है, सिर्फ एडिशन ऑफ ओनली 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का एडिशन हुआ है, यानी कि 5% की ग्रोथ केरला के अंदर मिलती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सोप स्टोन की माइनिंग को लेके। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सोप स्टोन है ये कौन से टाइप की रॉक होती है, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में बन रखा था। तो जब भी सोप स्टोन की माइनिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स राजस्थान में मिलेंगे, लगभग आपको 70% के रिजर्व्स यहीं पे मिल जाते हैं, और जो बाकी के 25% रिजर्व्स हैं वो उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड हैं। अब आपको पता है उत्तराखंड तो हिमालयन रेंजेस में आता है, बहुत ही फ्रेजाइल जगह है ये, यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे आप टनल्स बना रहे हो, कॉन्टीन्यूअस बॉम्बार्डमेंट्स करवा रहे हो, तो ये एरिया और ज़्यादा फ्रेजाइल हो रखा है। और इसी वजह से बोला गया कि आप जो सोप स्टोन की माइनिंग यहाँ पे कर रहे हो, इससे जो ना सिर्फ फ्लोरा एंड फौना उत्तराखंड का इम्पैक्ट हुआ है, पर जो बाकी की प्लेट्स हैं यहाँ पे वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। और इससे पहले याद करना जब टनल का कंस्ट्रक्शन चला था, उससे पहले अर्थक्वेक वाली सिचुएशन हुई थी, और उस सब सिनारियो को जोड़ लें तो वहाँ पे लोगों के घरों में क्रैक्स काफ़ी देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपकी सोप स्टोन है ये मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक है। कैसे याद रखोगे, तो रॉक साइकिल आप पढ़ते हो जिसमें 3 रॉक्स आती हैं, कौन कौन सी, एक है इग्नियस, और इग्नियस से ही बनती है नेक्स्ट पे सेडिमेंट्री, और इसी से बनती है मेटामॉर्फिक। ये मैंने आपको NCERT वाले जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स करे थे उसमें भी कंप्लीट करवाया हुआ था। तो ये देखो उत्तराखंड में लगभग आपको 25% मिल जाएंगे, राजस्थान के अंदर 57%, यहाँ मैंने 70 बोल दिए थे, 57% मिल जाएंगे। बाकी के कहाँ पे मिलेंगे, तो बाकी के आंध्र प्रदेश के अंदर हैं लगभग जितने भी रिमेनिंग्स बचे। तो 3 जगह पे हमने इसके डिपॉजिट देख लिए, 57% राजस्थान वाले एरिया में, 25% उत्तराखंड में, और बाकी के जो रिमेनिंग बचे वो कहाँ पे आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आ जाएंगे। सोप स्टोन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी आप किचन के अंदर अपने मार्बल्स देख रहे हो, टाइल्स देख रहे हो, उन सब में यूज़ होता है सोप स्टोन का। ठीक है, कौन सी जगह है जहाँ पे सोप स्टोन यूज़ नहीं होता। अब देखो जब इग्नियस बनी थी वो वॉल्केनो के इरप्शन से बनी थी, यहाँ पे रॉक मेल्ट करती रहती हैं और जैसे ही ऊपर को आती हैं, जस्ट बिकॉज हीटिंग होगी तो बाहर को ही आएगा ना सारा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब जाएगा तो कुछ जो मैग्मा है वो अंदर ही रह जाएगा और लावा बाहर जाके पड़ेगा, तो कूलिंग होगी इनकी, कूलिंग की वजह से बाहर वाली को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कह देते हैं, अंदर वाली को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कह देते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा सोप स्टोन बनता कैसे है, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पे होती हैं, कन्वर्जेंट का मतलब है 2 प्लेट्स आपस में आके टकरा जाएंगी, उस पॉइंट पे सोप स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। और आपको पता है हिमालय के जो लेंथ है वो हाइट है वो इंक्रीज़ ही कर रही है, वाई, बिकॉज वहाँ पे कन्वर्जेंट है। किसी 2 नोटबुक को लेना और उनको आपस में टकराना, ऊपर को फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसी वजह से। बाकी और आपके पीरियोडोटाइट है जो कि एक तरह की इग्नियस रॉक है, ड्यूनाइट है जो कि एक मैफिक मिनरल है। मैफिक का मतलब होता है एम से याद रखना मैंगनीज, और फिक से याद रखना है आयरन, Fe होता है ना आयरन का साइन, तो वहाँ पे आपको आयरन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा मिल जाता है। सर्पेंटिनाइट्स आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहीं पे मिलती हैं। यहाँ पे याद रखना एक मेटासोमेटिज्म, जब सोप स्टोन सिलीशियस डोलोस्टोन से बनते हैं, यानी कि जब सेडिमेंट्री रॉक कौन से वाली सिलीशियस डोलोस्टोन कन्वर्ट हो रही है मेटामॉर्फिक में, तो उस टाइम पे कौन सी बन जाती है, हमारे पास सोप स्टोन बन जाती है। याद रखिएगा जो इग्नियस है वो सेडिमेंट्री में भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक में भी बन सकती है। होता क्या है, आपके रॉक्स के अंदर वेदरिंग हो जाती है और इरोजन की वजह से ये फ्लो करना शुरू करते हैं और एक जगह पे डिपॉजिट कर जाते हैं। जब लंबे टाइम तक यहाँ पे कोई चीज़ डिपॉजिट करती जा रही है, सेडिमेंट डिपॉजिट होते जा रहे हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। वहीं पे इसके ऊपर अगर हीट लग जाए, प्रेशर लग जाए, तो इसकी वजह से यही रॉक किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक के अंदर। हर एक टाइप एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है बोरियल फॉरेस्ट वाला, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस